दोस्तों कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी के दौरान जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज होती हैं, वो गैस टेस्टिंग के कारण होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस टेस्टिंग को या तो इग्नोर किया जाता है, कंडक्ट ही नहीं किया जाता, या फिर सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाता, इनकम्पिटेंट पर्सन के द्वारा गैस टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। वैसे तो गैस टेस्टिंग एक कॉम्पिटेंट ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा ही कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन जितने भी लोग कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको गैस टेस्टिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। स्वागत है दोस्तों आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैस टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस टेस्टिंग के दौरान क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं, और साथ ही हम कुछ गैसों का एक्सपोजर लिमिट्स भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हैजर्ड्स ऑफ गैसेज। तो अगर हम ऑयल गैस या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे गैसों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज में जो गैस हैजर्ड्स होते हैं इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कन्फाइंड स्पेस में सबसे ज्यादा फैटलिटीज जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम के कारण होती हैं, यानी कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में या फिर जहां पे हम काम कर रहे हैं जिस भी कन्फाइंड स्पेस में, वहां के एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फैटलिटीज होती है। तो ऐसी जगहों पे काम करते समय एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वहां पे जो गैसें अवेलेबल हैं उनका कंसंट्रेशन क्या है, सही मात्रा में है या नहीं, इन सब चीजों का मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहीं भी कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते समय आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी जो नाक है वो गैस डिटेक्टर नहीं है। आप सारी गैसों को सूंघ के पता नहीं लगा सकते, आप अपनी नाक के थ्रू सारी गैसों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई गैस अवेलेबल है। हाँ, कुछ गैसों में ऑर्डर होता है पर ज्यादातर गैसें ऑर्डर लेस होती हैं। इसलिए जहां कहीं पे भी आपको इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो वहां पे गैस टेस्टिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गैस हैजर्ड को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो सबसे पहला हैजर्ड है वो है ऑक्सीजन हैजर्ड। ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है या ऑक्सीजन की इनरिचमेंट हो जाती है तो आप या फिर आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और डेथ हो सकती है। जो सेकेंड हमारा हैजर्ड है वो है एक्सप्लोसिव गैसेज एंड फ्लेमेबल वेपर्स। इस तरह की गैसें अगर किसी इन्वायरमेंट में हवा के साथ एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन में अगर मिक्स हो जाती हैं तो वहां पे एक फ्लेमेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और वहां फायर या एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। एंड थर्ड वन इज हार्मफुल और टॉक्सिक गैस हैजर्ड्स। इनमें सारी गैसें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो नाइट्रोजन जैसी एक इनर्ट गैस हो या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी नर्व गैस हो जो आपके सेल्स को, बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। तो इसमें सारे जो गैसेज होती हैं वो सारे कवर होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ गैस टेस्टिंग। गैस टेस्टिंग मोस्टली 3 कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है, बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस और एक्सकेवेशन। जब आप किसी कन्फाइंड स्पेस में एंटर कर रहे हैं या फिर किसी एक्सकेवेशन में एंटर कर रहे हैं, किसी खुदी हुई जगह में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे गैस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, कंडक्ट की जाती है। बिफोर अंडरटेकिंग एनी टाइप ऑफ हॉट वर्क, जब किसी जगह पे हम कोई हॉट वर्क एक्टिविटी शुरू करने वाले होते हैं उससे पहले गैस टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। एंड थर्ड वन इज ड्यूरिंग इनर्टिंग, जब किसी एटमॉस्फेयर में हम इनर्ट गैस डालते हैं, पर्जिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे हम गैस टेस्टिंग करते हैं। जब भी हम किसी कन्फाइंड स्पेस में या किसी एक्सकेवेशन में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि एंटर होने से पहले एक बार एक्सटर्नली गैस टेस्ट करना है, यानी कि आप बाहर खड़े होकर डिटेक्टर को की जो ट्यूब होती है उसके थ्रू या डिटेक्टर को किसी रस्सी वगैरह में बांध के हम नीचे डाल के चेक करेंगे। उसके बाद जब आप कन्फाइंड स्पेस में अंदर काम कर रहे होंगे उस समय आपके पास एक गैस डिटेक्टर होना चाहिए जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा आपके एटमॉस्फेयर की। और जो थर्ड वन होता है कि जब आप एक बार काम कर लिए, आप वापस बाहर आ गए, फिर आपको अंदर जाना है, तो बहुत से लोग करते हैं कि पहले तो नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको री एंटर करना हो तो आपको बिना गैस टेस्टिंग किए बगैर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब देखेंगे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है कन्फाइंड स्पेस में जिसके दौरान या उससे पहले आपको गैस टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो किसी भी तरीके का हॉट वर्क जिसमें हीट यूज किया जा रहा है या फिर उस प्रोसेस से हीट जनरेट हो रही है, जैसे कि वेल्डिंग, फ्लेम कटिंग या ग्राइंडिंग, तो इन एक्टिविटी के दौरान गैस टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एटमॉस्फेयर में फ्लेमेबल गैसेज अवेलेबल हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन और फायर के चांसेस हो सकते हैं। ऐसी वर्क एक्टिविटी जिनसे स्पार्क या इग्निशन जनरेट हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे भी कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग जरूरी है। ऐसी कोई एक्टिविटी जिनमें अनकंट्रोल्ड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज हो रहे हैं या अदर कोई फ्लेमेबल या टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे भी गैस टेस्टिंग करना जरूरी है, गैस मॉनिटरिंग करना जरूरी है। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क जिसकी वजह से स्पार्क क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी फायर एंड एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए गैस मॉनिटरिंग जरूरी है।
कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के दौरान गैस अलार्म इन्वेस्टिगेशन करते समय भी एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग, गैस टेस्टिंग जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई कैरी आउट अ गैस चेक। गैस टेस्टिंग करना क्यों जरूरी होता है, जरूरत क्या होती है इसकी। तो पहला है कन्फाइंड स्पेस एंड वेसल एंट्री गैस टेस्टिंग। तो जब हम कहीं किसी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करते हैं या वेसल एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे गैस टेस्टिंग क्यों किया जाता है, तो ये सर्टिफाई करने के लिए गैस टेस्टिंग किया जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो कन्फाइंड स्पेस है, वहाँ पे किसी तरह का फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है और जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो 20.9% अवेलेबल है। तो इसलिए कन्फाइंड स्पेस में या वेसल एंट्री में गैस टेस्ट किया जाता है। अगर कन्फाइंड स्पेस या वेसल एंट्री में ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है तो वहाँ पे सफोकेशन, डेथ होने के चांसेज होते हैं। ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेज हो सकते हैं। गैस या फ्लेमेबल वेपर्स अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो फायर या फिर एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। और अगर टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल हैं तो पॉइजनिंग हैजर्ड हो सकता है, डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। हॉट वर्क गैस टेस्टिंग। तो जब कहीं पे हम हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हैं तो उससे पहले उस एरिया में देखते हैं, उस इन्वायरमेंट में किसी तरीके का कोई फ्लेमेबल वेपर्स या एक्सप्लोसिव गैसेज तो अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से स्पार्क क्रिएट होने से फायर या एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे गैस टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ गैस डिटेक्टर। तो बेसिकली जो सबसे मेन टाइप के डिटेक्टर कौन कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहला है फिक्स डिटेक्टर। को ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इन्हें एक फिक्स लोकेशन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और जो भी इनका रिजल्ट होता है मॉनिटरिंग का, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग का, वो ये पैनल पे सिग्नल देते रहते हैं, अलार्म भेजते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल डिटेक्टर्स। ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, मुश्किल से 2 या 3 इंच की लेंथ का। और इसमें जो खास बात होती है ये किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए डिजाइंड होते हैं। जैसे H2S के लिए है तो सिर्फ वो H2S डिटेक्ट करेगा, H2S टेस्ट करेगा। और अगर वो CO के लिए है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तो सिर्फ वो CO को ही डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टी गैस डिटेक्टर। तो ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, हैंडी होते हैं, आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे खास बात होती है ये मल्टी गैस डिटेक्टर होते हैं। ये 4 तरह की गैसों को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो H2S होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। H2S अगर 10 ppm से ज्यादा का कंसंट्रेशन आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तो ये तुरंत अलार्म देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो है LEL शो करता है, यानी कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये अगर 10% से ज्यादा है आपके एटमॉस्फेयर में तो अलार्म जनरेट करना शुरू कर देता है। और जो तीसरी गैस है वो है ऑक्सीजन की। जब आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% से 23.5% के बीच में रहती है तो ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे इस 19.5% से नीचे कंसंट्रेशन आता है ऑक्सीजन का तो ये अलार्म देना शुरू कर देता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी का। चौथा जो है वो CO है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 50 ppm तक, जो 50 ppm तक अलार्म ट्रिगर नहीं करता है। जैसे ही 50 ppm पे ये पहुंचता है अलार्म ट्रिगर हो जाता है इसका, यानी कि अलार्म देना शुरू हो जाता है। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे एक्सपोजर लिमिट्स ऑफ गैसेस। तो कुछ मेन गैसों का एक्सपोजर लिमिट हम देखेंगे। तो एक साइड में गैसें लिखी हुई हैं और उसके ऊपर TLV, STL एंड IDLH लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको TLV क्या होता है। TLV का मतलब होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो अगर कोई वर्कर किसी जगह पे काम करते हुए किसी गैस से एक्सपोज हो रहा है तो उस गैस का TLV देखा जाता है, ताकि 8 घंटे के दौरान वो आदमी कितनी देर तक उस गैस से एक्सपोज हो रहा है। इस 8 घंटे के दौरान जो एक्सपोजर हो रहा है गैस से उस वर्कर का, उससे उसके हेल्थ पे किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है STEL, यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। कोई वर्कर अगर कहीं काम कर रहा है और किसी गैस से एक्सपोज हो रहा है तो STEL वैल्यू जो होती है गैस की, उससे सिर्फ वो 15 मिनट तक एक्सपोज हो सकता है। उसके बाद उसे रेस्ट देनी पड़ती है, यानी कि दिन में जो होगा वो सिर्फ 4 बार उस गैस से वो एक्सपोज हो सकता है। टोटल 1 घंटे का ही एक्सपोजर होना चाहिए, 15-15 मिनट 4 बार पूरे दिन में। नेक्स्ट जो है IDLH, मतलब कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी किसी गैस से एक्सपोज नहीं हो सकता है, यानी कि वर्क नॉट अलाउड। वहां पे काम करने के लिए या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। सबसे पहला गैस जो है हमारा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो TLV है यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू उसका 10 ppm है। जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है ये 15 ppm है। एंड IDLH जो है इसका ये 100 ppm है NIOS के अकॉर्डिंग। CO का है 25 ppm TLV, STL है 400 ppm एंड IDLH है 1500 ppm। Cl2 यानी क्लोरीन का TLV है 0.5 ppm, STL है 0.1 ppm एंड IDLH है 10 ppm। NH3 यानी अमोनिया का TLV है 25 ppm, STL है 35 ppm एंड IDLH है 100 ppm। जो ppm होता है इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन।
कहीं पे भी काम करते समय जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 19.5% से 23.5% के बीच में होनी चाहिए। एलईएल जो होगा, अगर आप कोई हार्ड वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे 0 इंश्योर करना है आपको, एलईएल 0 होना चाहिए। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव गैसेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी तरह के कंबस्टिबल गैसेज होते हैं, वेपर्स होते हैं, इनको एक्सप्लोसिव लिमिट के बीच में कैरेक्टराइज किया जाता है। अगर किसी गैस के एक्सप्लोसिव लिमिट के बीच का जो कंसंट्रेशन होता है वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो आग लगने में सक्षम होता है, वहां पे फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस लिमिट को हम एक्सप्लोसिव लिमिट या फ्लेमेबल लिमिट्स के नाम से जानते हैं। तो अब कुछ गैसें देखेंगे एग्जाम्पल में, उनके एलईएल देखेंगे यानी कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, एंड यूईएल देखेंगे अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। तो ये परसेंटेज में है जो भी एलईएल एंड यूईएल हैं। एसिटिलीन का है 2.4% एलईएल एंड यूईएल है 88%। तो अगर एसिटिलीन हवा में 2.8% अवेलेबल है तो वहाँ पे फायर होने के चांसेस हो सकते हैं, और जो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो 88% है तो वहाँ पे फायर होने के चांसेस होंगे, यानी कि 2.4 से लेके 88% के बीच में वहाँ पे फायर होने के चांसेस होते हैं अगर एसिटिलीन हवा में इतनी मात्रा में मौजूद है। तो जो ब्यूटेन है इसका 1.5% इसका एलईएल है एंड यूईएल 8.5% है। एथिलीन का एलईएल 2.7% है एंड यूईएल 34 है। हाइड्रोजन का एलईएल 4% है एंड यूईएल 75.6% है। मीथेन का एलईएल 5% है एंड यूईएल 15% है। प्रोपेन का जो एलईएल है वो 2% है एंड यूईएल 9.5% है। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट पे एक मेरा अलग से वीडियो है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वीडियो में देखेंगे कि लो ऑक्सीजन इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स। अगर किसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन डिफिशियंसी है यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% से कम है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर जो ऑक्सीजन है वो 15% to 19% है, इन्वायरमेंट में आपको काम करने में दिक्कत हो सकती है। 12% से 14% के बीच में है तो जो आपकी जो रेस्पिरेशन है ना और जो आपकी पल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है आपकी। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 9% से 11% के बीच में हो जाता है तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, मिचली हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, आपके जो लिप्स हैं वो ब्लू पड़ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर 6 से 8% के बीच में है तो वहां पे 8 मिनट के अंदर अंदर आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर 4 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको सीपीआर दिया जाए, आपको आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड की जाए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो आप बच सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। अब देखेंगे ऑक्सीजन इनरिचमेंट यानी कि हाई ऑक्सीजन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो अगर ऑक्सीजन 23% से ज़्यादा है आपके एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे सीरियस फायर रिस्क हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऑयली क्लॉथ है या स्टील वुड है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली कंबस्टन हो सकता है। अगर आप किसी ऑक्सीजन इनरिच इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर के लिए हैं तो आपकी ब्रीथ प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। जजमेंट यानी कि सोचने समझने की क्षमता जो है, जो आपका विवेक है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गैसेज होती हैं उनके साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना कि गैस टेस्टिंग जरूरी क्यों है, किन किन एक्टिविटी के दौरान गैस टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्या इसके खतरे हो सकते हैं, क्या आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं, और साथ ही देखा जो कुछ गैसें हैं उनके एक्सपोजर लिमिट और फ्लेमेबल लिमिट्स के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।